चलिए तो बात करेंगे खेल के मैदान की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज संपन्न हो गई है और साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज में भारत का सफाया कर दिया है। 2-0 से साउथ अफ्रीका ने यह सीरीज जीत ली है। गुवाहाटी टेस्ट के 5वें दिन 549 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 140 रनों पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने मैच 408 रनों से जीत लिया। भारत 93 साल के अपने टेस्ट इतिहास में पहली बार 400 रनों के ज्यादा अंतर से हारा है और लगातार दूसरी बार घर में क्लीन स्वीप हो गया है टीम इंडिया का। और उस समय भी कोच गौतम गंभीर थे। न्यूजीलैंड की वो टीम थी जब भारत का क्लीन स्वीप हुआ था और उसके बाद अब दक्षिण अफ्रीका ने जो है भारत का क्लीन स्वीप कर दिया है। इस पूरे सीरीज को समझेंगे और आज जो बड़ी हार भारत के हाथ लगी है उसको समझेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हमारे स्टूडियो में हैं। रंजन जी, एक ऐसी हार टीम इंडिया को मिली है जो शायद फिलहाल के दिनों में तो पचाना बहुत मुश्किल होगा। लगातार दूसरी बार घर पर हमारा सुपड़ा साफ हुआ है। यार, टेस्ट क्रिकेट की अगर आप बात कीजिए तो घर में टीम इंडिया का प्रदर्शन इधर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो वो बेहतर नहीं दिखा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ज़रूर आपने टेस्ट सीरीज जीती, लेकिन इसके अलावा आप देखें तो न्यूजीलैंड ने 3-0 से सफाया कर दिया था और अब जो है साउथ अफ्रीका की टीम ने 2-0 से सीरीज जीती है। 25 सालों के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत में टेस्ट सीरीज जीत पाई है और इस हार के लिए कोई बहाना बनाना भी ठीक नहीं। बिल्कुल एक तरफा तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने दोनों टेस्ट जीते हैं। हालांकि दोनों ही टेस्ट में आप देखें तो टीम इंडिया के लिए भी अवसर था। अगर आप कोलकाता टेस्ट की बात कीजिए, चौथी पारी में 124 रन बनाने थे और पिच ऐसी नहीं थी कि 124 नहीं बन सकते थे। डिफिकल्ट पिच थी लेकिन 124 नहीं बन सके, ऐसी पिच नहीं थी, तो वहां आप हारे। और जब अब आप गुवाहाटी में खेल रहे थे तो मुझे तो कई बार लगा कि 2 पिच पर मैच हो रहा है। एक पिच पर भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है और एक पिच पर दक्षिण अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी कर रही है, क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो विकेट बिल्कुल आसान दिखता था, थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ता था और फिर आप जो है सिंगल डबल और ओकेजनल बाउंड्री निकाल के अपने स्कोर बोर्ड भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आती थी तो लगता था कि पिच बहुत खराब हो गया है। पहले अगर आप देखिए, जब दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए तो ऐसा लगा कि पिच अभी आसान है और भारतीय टीम भी इसका फायदा उठाएगी। लेकिन जब इंडियन बैटर्स बैटिंग कर रहे थे तो फिर लगा कि नहीं, पिच तो अब डिफिकल्ट हो गई है, अब दक्षिण अफ्रीका को भी दिक्कत होगी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन दूसरी पारी में भी दक्षिण अफ्रीका ने जो है 260 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाकर पारी घोषित की, तो फिर लगा नहीं, विकेट तो अभी ठीक है। लेकिन फिर जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो लगा कि नहीं, ये दूसरा विकेट है, अभी ये विकेट खराब हो गया है। अब यहां पर हार्मर जो है वो आ गए, उन्होंने 6 विकेट चटका दिए। केशव महाराज को 2 विकेट मिल गया, मुथुस्वामी को 1 विकेट मिल गया, 9 विकेट तो स्पिनर्स ने निकाल लिए दूसरी पारी में। तो लगा कि नहीं, पिच बहुत खराब है, तो इसलिए ये एक्सक्यूज है। देखिए, पिच उतना खराब था नहीं। इससे खराब पिचेस पर हमने मैच भारतीय टीम को खेलते हुए दिखा है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जिस पेशेंस की जरूरत होती है, जिस तरह से बैटर्स को खुद को अप्लाई करने की जरूरत होती है, जिस तरह से बैटर्स को शॉट सिलेक्शन पर फोकस करना होता है, वो चीज इंडियन बैटर्स ने नहीं दिखाई इस पूरी सीरीज के दौरान भी और दूसरे टेस्ट मैच में भी। तो भारतीय हार की ये आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी वजह जो रही वो यही रही। इससे खराब पिचेस पर हमने सचिन तेंदुलकर, जो राहुल द्रविड़ और उस समय की टीम को याद कीजिए, इससे खराब पिचेस होते थे। लेकिन चूंकि वो टेक्निकली बहुत साउंड होते थे तो इसका फायदा जो है उनको मिलता था।
अब के बैटर्स चूंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं और लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलने की वजह से उनका जो पेशेंस है वो उतना नहीं है कि वो बहुत देर तक जो है अपने आप को रोक कर खेल सके। और एक जो सामंजस्य बिठाना होता है आपके अटैकिंग अप्रोच में और डिफेंसिव अप्रोच के बीच, जो एक सामंजस्य बिठाने की बात होती है टेस्ट क्रिकेट में, वो कर पाने में भी इंडियन बैटर्स जो है असफल रहे। साई सुदर्शन ने 14 रन बनाने में 139 गेंदें ली, तो आप देखिए वो ओवर डिफेंसिव थे, वो सेल में चले गए थे। तो आप सामने वाली टीम को यह संदेश दे देते हैं कि हमको अगल बगल से घेर लो, हम शॉट नहीं लगाएंगे। तो यह भी एक परेशानी होती है। आपको जो टेस्ट क्रिकेट है, जो ड्राइविंग लेंथ पर बॉल है, वहां ड्राइव करना है, और जो बॉल डिजर्व करती है कि उसको आप डिफेंस कीजिए तो उसको आप डिफेंस कीजिए। लेकिन आप देखिए नीतीश रेड्डी को आपने देखा, वो रिवर्स स्वीप लगाते हुए आउट हुए। तो अब समझिए कि टीम की स्थिति ऐसी है, आप अभी 0 के स्कोर पर हैं और आप रिवर्स स्वीप लगा रहे हैं। तो ये अप्रोच जो है कहीं से भी टेस्ट क्रिकेट के जैसा दिखा नहीं। नवीन, भारतीय हार के कारणों की अगर हम समीक्षा करें कि भारतीय टीम क्यों हार गई इस मुकाबले में या इस सीरीज में, तो दोनों में वो सेम रीजंस आपको सामने दिखेंगे। पहली बात तो ये है कि भारतीय टीम जो बल्लेबाजी करने आ रही थी, तो एक सडन कोलैप्स देखने को आपको लगभग हर पारी में देखने को मिला। अगर आप देखिए पहले टेस्ट के पहली पारी में एक समय भारत का स्कोर 108 पर 2 था। वहां स्थिति ये थी कि ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 300 तो कम से कम जरूर जाएगी, लेकिन वहां पर शुभमन गिल को वो नेक इंजरी आई और उसके बाद जो कोलैप्स हुआ तो भारतीय टीम जो है 189 रनों पर ऑल आउट हो गई। तो जो लीड आपको 100, 125 रन, 150 रन की चाहिए थी, वो 20 रनों की होकर रह गई। और देखिए हार जीत का मार्जिन वही रहा। इसी तरह से दूसरी पारी में 32 पर 2 था भारत का स्कोर और आप 93 पर जो है ऑल आउट हो जाते हैं। तो ये जो कोलैप्स है वो पहले टेस्ट में था। दूसरे टेस्ट में अगर आप देखिए तो पहली पारी में भारत एक समय 95 फॉर 1 था, 95 रन पर 1 विकेट। तो अब आप देखते हैं कि ये तो एक अच्छा स्टार्ट मिल गया। अब यहां से 400 रन आपको दिखने लगते हैं, 350, 400 रन तो कम से कम दिखने लगते हैं। लेकिन वहां पर टीम 201 रनों पर ऑल आउट हो गई, तो 106 रनों में भारत ने अपने 9 विकेट गिरा दिए। तो दूसरी पारी में तो खैर बल्लेबाजी ही वैसी नहीं हो सकी, 140 रन तो जोड़ ही सकी भारतीय टीम। तो ये एक जो सडन कोलैप्स हुआ है मैचेस में, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में हुआ है। न्यूजीलैंड सीरीज की बात आपने की थी, वहां बेंगलुरु में अगर आप देखिए तो भारतीय टीम जो है 31 पर 3 थी और वहां से 46 पर ऑल आउट हो गई थी। मतलब कि 15 रन में उसने अपने 7 विकेट गंवा दिए थे। तो ये जो सडन कोलैप्स हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इस पर ही जो टीम मैनेजमेंट है और जो प्लेयर्स हैं उनको जो बैठकर बातचीत करनी होगी। यहां पर कप्तान आप जो टीम के रहते हैं, अभी तो इस मैच में ऋषभ पंत थे, ऐसे शुभमन गिल, उससे पहले रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर, और जो टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं उनको खिलाड़ियों के साथ बैठना चाहिए। बैटर्स किस तरह का अप्रोच अपना रहे हैं, ये भी चीज जो है समझने की है। जब भारतीय जीत के दूसरी हार की वजह आप ढूंढे तो आपको यह भी दिखेगा कि पुअर शॉट सिलेक्शन था। जैसा मैंने कहा कि ड्राइविंग लेंथ की गेंद को आप डिफेंस करते हैं और जो गेंद जो है रेस्पेक्ट मांगती है तो उस पर आप शॉट खेलते हैं, गैर जिम्मेदार शॉट लगाते हैं। इस दूसरे टेस्ट में आप याद कीजिए ध्रुव जुरेल कैसे आउट हुए थे, और उस समय भी भारतीय टीम अच्छी स्थिति में थी और 26 रनों पर 27 रनों पर संभवतः उसने 6 या 7 विकेट गंवा दिए थे। पहली पारी में 122 पर 7 हो गई थी 95 फॉर 1 के बाद, मतलब 6 विकेट 27 रन पर जो
है भारत ने गंवाए थे और सब रैश शॉट खेलकर आउट हुए थे। ऋषभ पंत को आउट कीजिए, याद कीजिए कैसे आउट हुए थे, स्टेप डाउन करके जेनसन को मारने की कोशिश में विकेट के पीछे लपके गए थे। ध्रुव जुरेल का बताया ही अनावश्यक पुल शॉट, जब आपके इस कद्दे के पास जब शॉर्ट गेंद ऊपर आती है तो अक्सर वो गेंद जो है एयर में जाएगी, और वो वही हुआ क्योंकि जेनसन का एक पेस भी है प्लस उनकी एक हाइट बहुत अच्छी है, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिलता है। तो ये जो आपकी जो पुअर शॉट सिलेक्शन रहा भारतीय बैटर्स का, वो भी भारतीय हार का एक बड़ा कारण रहा। इसके अलावा आप देखिए कि जो इनकंसिस्टेंसी दिख रही है टॉप ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर जो है आपको लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। एक दो इनिंग आता है और फिर उसके बाद फिर से वो उसी फेज में चले जाते हैं। केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट के लाजवाब प्लेयर हैं, वो वैसे भी लाजवाब प्लेयर हैं, लेकिन आप उनका औसत देखिए टेस्ट क्रिकेट में 40 से नीचे का है जहां तक मुझे याद है। तो क्या ये एवरेज उनका होना चाहिए? ये बताता है कि वो इनकंसिस्टेंट हैं। उनके जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अब रोहित शर्मा टीम में नहीं है, विराट कोहली टीम में नहीं है, कब तक आप सेकंड फिडल बनकर खेलते रहेंगे? अब केएल राहुल को सामने तो आना चाहिए ना, जिम्मेदारी अब कौन लेगा इस टीम में? जबकि शुभमन गिल भी नहीं है, तो सबसे सीनियर खिलाड़ी कौन है? केएल राहुल है बैटर के तौर पर, और आप रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये 4 इनिंग जो उन्होंने खेले हैं, चारों इनिंग मिला के 68 रन उन्होंने बनाए हैं। 39 पहली पारी में कोलकाता में, फिर 1 दूसरी पारी में, फिर यहां 22 और 16, यही उनका स्कोर है। तो जब आप सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, जब आपको रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए, और ये राहुल के करियर का फीचर है, वो इनकंसिस्टेंट रहते हैं, तो ऐसे में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। ऐसे में आप हमेशा टीम को संकट में डालेंगे। इधर रिसेंट पास्ट में मैंने देखा है कि यशस्वी जायसवाल एक वो बैटर हैं जो थोड़ा कंसिस्टेंट बैटिंग करते हैं, लेकिन इस सीरीज में उनका प्रदर्शन भी जो है वो अच्छा नहीं रहा। हालांकि केएल राहुल से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, 83 रन, लेकिन 12-0-58-13, तो एक 50 की इनिंग आई है उनकी। इसके अलावा वो कभी भी सेटल होते हुए नहीं दिखे। शुरू में अटैकिंग होने की उनकी कोशिश होती है, वो अटैक करते हैं और वहां पर वो विकेट गंवाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जब हम बैटर्स की बात कर रहे हैं तो सीरीज में, तो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन इस सीरीज में वाशिंगटन सुंदर ने बनाए हैं 124 रन, और दूसरे स्थान पर रविंद्र जडेजा हैं जिन्होंने कि 105 रन बनाए हैं। और भारत के यही 2 बैटर हैं जो कि इन 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 100 रन से ज्यादा बना सके। बाकी सब अंडर 100 हैं, चाहे वो ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो और जुरैल हो। जुरैल ने तो 29 रन बनाए 4 इनिंग में। तो ये इस तरह से आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये चीज समझने की है। तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ टॉप ऑर्डर जो है भारत की हार की तीसरी वजह है। चौथी चीज ये है कि जो इंडियन बॉलर्स हैं वो दक्षिण अफ्रीकी टेल को नहीं निपटा सके, मतलब फिनिश नहीं कर सके। स्टार्ट उन्होंने कई बार अच्छी की, लेकिन वो फिनिश नहीं कर सके। आप देखिए कोलकाता में जब दूसरी पारी की बात कीजिए, दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजी कर रहा था दूसरी पारी में, तो उसके 6 विकेट 75 रनों पर गिर गए थे। तो आप यहां से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 रनों तक, 125 रनों तक टीम निपट जाएगी? लेकिन उस टीम ने 153 रन बना दिए वहां से, मतलब आखिरी 4 विकेट ने 78 रन जोड़े। भारतीय टीम टेस्ट कितने से हारी? 30 रनों से। तो यह हार की बड़ी वजह रही। क्यों? क्योंकि आपने टेलेंडर्स को नहीं निपटाया, आखिरी 4 विकेट जो है आप नहीं निकाल सके। दूसरे टेस्ट मैच में जो अभी संपन्न हुआ गुवाहाटी में, वहां देखिए तो पहली पारी में 246 पर 6 था दक्षिण अफ्रीका का स्कोर। यहां से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर अफ्रीका अच्छा खेलेगा तो 300 रनों तक जाएगा, लेकिन वो जाता कहां है?
489 रन, लगभग उतने ही रन वो जोड़ देता है। 243 रन आखिरी 4 विकेट जो है वो बनाता है। मार्को येंसन की एक पारी आती है, मुथुस्वामी शतक लगा लेते हैं, तो वो एक वह देखिए। और दूसरी पारी में भी 77 पर 3 था दक्षिण अफ्रीका, लेकिन फिर विकेट नहीं मिला भारतीय गेंदबाजों को, जो आखिरी 2 विकेट जो उन्होंने लिए, चूंकि 260 पर 5 पर दक्षिण अफ्रीका ने डिक्लेयर किया है, तो 183 रन यहां से 2 विकेट पर बना है। तो जो आप निपटाने का काम होता है, फिनिश करने का काम होता है, वहां भारतीय गेंदबाज चूके हैं। तो यह चौथा कारण है भारतीय हार का। इसके अलावा देखिए, जब आप कोई टेस्ट सीरीज खेलते हैं तो 1-2 स्टार होता है और फिर बाकी खिलाड़ी उसके इर्द गिर्द जो है वो जमा होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका के जो स्पिनर है हार्मर, उन्होंने 17 विकेट लिए हैं और भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट जो है वो रविंद्र जडेजा को मिला है 10 विकेट। तो ये कितना बड़ा गैप है स्पिनर के मामले में। इसी तरह से मार्को येंसन ने इस सीरीज में 12 विकेट लिए हैं। तो जो विकेट आपको भारत के गिरे हैं 38 विकेट, चूंकि शुभमन गिल दोनों ही बार आउट नहीं थे, चूंकि पहली बार तो रिटायर्ड आउट हुए, दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए कोलकाता में नहीं आ सके थे। तो जो 38 विकेट गिरे हैं उसमें से 29 विकेट तो इन्हीं दोनों ने निकाल दिए हैं, बाकी 8 विकेट बाकियों के पास गया है। लेकिन भारतीय टीम उस तरह से जो उम्मीद आप करते हैं जसप्रीत बुमराह से, सिराज से, कुलदीप यादव से, वो चीज आपको दिखा नहीं है। जडेजा के सर्वाधिक 10 विकेट दिखते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि पहली पारी में जडेजा उस तरह से गेंदबाजी नहीं करते हैं। तो जो एक आपको कहते हैं कि पिच जब थोड़ा डिटोरिएट कर जाती है तब जडेजा प्ले में आते हैं, क्योंकि पहली पारी में कोलकाता में जडेजा को विकेट नहीं मिला था, गुवाहाटी में पहली पारी में सिर्फ 2 विकेट मिला और दूसरी पारी में दोनों टेस्ट में उन्होंने 4-4 विकेट जरूर लिया। मतलब कि जब पिच थोड़ी खराब हुई, रफ पैचेस क्रिएट हुए, तब उनको विकेट मिला है। वाशिंगटन सुंदर को 4 पारियों में 1 विकेट मिला है, सिर्फ 1 विकेट। और एक बार तो उनसे गेंदबाजी भी एक पारी में कोलकाता में, दूसरी पारी में गेंदबाजी ही नहीं करवाई गई। तो ये कप्तान का कॉन्फिडेंस है अपने गेंदबाज पे, जो प्रमुख ऑफ स्पिनर है, कि वो एक पारी में गेंदबाजी ही नहीं करता। और जब इतने सारे आप ऑलराउंडर्स लेकर खेलते हैं, ये भी एक वजह है। तो फिर टेस्ट क्रिकेट जो है ना, स्पेशलिस्ट का काम है। ऑलराउंडर्स 1 या 2 होने चाहिए, लेकिन आप काउंट करें, अगर आप केएल राहुल को प्योर बैटर की श्रेणी में ही रखें, उनको आप विकेट कीपर में लेकर ना आए, तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और साई सुदर्शन, ये 3 बैटर थे। अब आप 4 नंबर पे आ जाइए, ध्रुव जुरैल विकेट कीपर बैटर, मतलब ऑलराउंडर की श्रेणी में। 5 पर ऋषभ पंत विकेट कीपर बैटर, वो भी ऑलराउंडर की श्रेणी में। उसके बाद रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर, नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर। तो सभी तो ऑलराउंडर आपको दिख रहे हैं। तो यहां पर जो प्लेइंग 11 का सिलेक्शन है वो भी आप पूर्णता से नहीं कर पा रहे, परफेक्ट प्लेइंग 11 का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसमें से आपको नीतीश रेड्डी की जगह एक प्योर बैटर की जरूरत है, क्योंकि जब इतने सारे ऑलराउंडर होते हैं तो यही होता है कि आपका मुख्य गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर एक पारी में गेंदबाजी नहीं करता, यहां पर दूसरी पारी में कुलदीप ने सिर्फ 12 ओवर की गेंदबाजी की है। तो हमेशा कुछ बॉलर्स जो है वो कम गेंदबाजी करते हैं। इसलिए टेस्ट क्रिकेट में 4 प्योर बॉलर और 2 ऑलराउंडर के साथ आप जाते हैं, तब आप सारे गेंदबाजों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। तो परफेक्ट प्लेइंग 11 भी नहीं चुन पाना भारतीय हार की 5वीं वजह है। इसके अलावा जो एक चीज है कि जिसकी आप कुछ नहीं कर सकते, वो है कि किस्मत भारतीय टीम के साथ नहीं थी। देखिए, दोनों ही टेस्ट में आप टॉस हार गए, तो जो पहले बल्लेबाजी का एडवांटेज होता है इंडियन पिचेस पर, वो आपको नहीं मिला। और चौथी पारी का जो कष्ट होता है बल्लेबाजी करने में इंडियन पिचेस पर, वो आप ही को झेलनी पड़ी। तो भारतीय हार की एक वजह यह है कि किस्मत भी थोड़ी रूठी हुई दिखी टीम इंडिया के साथ। क्योंकि आप जब पहले टेस्ट की बात कीजिए तो वहां पर शुभमन गिल को जिस तरह से चोट आया, उस समय तक भारतीय टीम मजबूत स्थिति में थी और
वहां लग रहा था कि टीम बड़ा लीड लेकर जाएगी, लेकिन गिल को जो वो अनफॉर्चुनेट चोट लगी है, तो वो भी एक हार की वजह जो है आप कह सकते हैं उस टेस्ट में भी, और गिल का इस टेस्ट में नहीं होना, क्योंकि गिल अगर होते तो नेचुरली वो ध्रुव जुरेल या नीतीश रेड्डी की जगह पर टीम में खेल रहे होते। और आप याद कीजिए, नीतीश रेड्डी पहले टेस्ट में रिलीज कर दिए गए थे आपको टेस्ट टीम से। तो यहां पर एक परेशानी ये भी आई। एक और कारण यह है कि अब आपकी टीम में रोहित शर्मा नहीं है, अब आपकी टीम में विराट कोहली नहीं है। तो आप ऐसे आप देखिएगा तो आपकी बल्लेबाजी कमजोर हुई है। और एक चीज जिस पर कि लोगों का ध्यान कम गया है वो ये कि अब आपकी टीम में रविचंद्रन अश्विन भी नहीं है। मैच विनर, ट्रू मैच विनर जो है वो रविचंद्रन अश्विन रहे हैं, और उन्होंने न जाने भारत में कितने टेस्ट भारत को जिताए हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जडेजा हमेशा अश्विन के सपोर्ट में गेंदबाजी करते थे। अब क्या है कि जो अश्विन की जगह है वो भी नहीं भरी जा सकी है अब तक। तो जो तीन बड़े खिलाड़ी इस टेस्ट टीम से बाहर आए हैं, वहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन, इस तीन जगह को भर पाना इतना आसान भी नहीं है। यह नए खिलाड़ियों के साथ भी थोड़ी नाइंसाफी होगी कि आप चाहें कि वो आए और इन तीनों के जैसा प्रदर्शन करें। तो कुछ चीजें हैं, जब आप ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं तो इस तरह के परिणाम मिलते हैं। अच्छा राकेश जी, इसी पे समझना चाहेंगे। देखिए, ट्रांजिशन पीरियड की बात हो रही है, गौतम गंभीर काफी चर्चा में हैं और टीम इंडिया उनके लीडरशिप में इस वक्त खेल रही है। न्यूजीलैंड से जब घरेलू सीरीज में भारतीय टीम पराजित हुई थी, जब क्लीन स्वीप हुआ था, उस समय से ही वो निशाने पर थे। और देखिए, अब इस बड़ी हार के बाद गौतम गंभीर जो है वो निशाने पर है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद गंभीर ने भी अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से मेरा जो भविष्य है उस पर बीसीसीआई फैसला करेगी, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि मैं वही व्यक्ति था जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को जिताया है, इंग्लैंड में हमने नतीजे सामने लाए हैं। तो अब गौतम गंभीर को लेकर ये जो बातें हो रही हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप कोच हैं तो आपकी भूमिका तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जीत का जिस तरह से आप अपने आप को बधाई दे रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, टेस्ट सीरीज में अच्छा खेला, तो आप अपने को अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ना। तो जब आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो जब टीम हारी है तो वो बोझ भी आप ही को लेना होगा, वो आपको स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन ये बात भी सच है कि गौतम गंभीर आकर बल्लेबाजी नहीं करेंगे क्रीज पर। बल्लेबाजी बल्लेबाजों को ही करनी है। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि इंडियन बैटर्स आउट हुए, जिस पर अभी हमने चर्चा की, और अपने विकेट थ्रो किए हैं, और जिस तरह से उनको अपने आप को विकेट पर अप्लाई करना था, जो पेशेंस दिखाना था, वो पेशेंस गौतम गंभीर पिच पर आकर नहीं दिखा सकते। वो सिर्फ इस लेवल पे आप सिर्फ रणनीति बनाते हैं, हम ये सेशन ऐसा खेलेंगे, हमारा अप्रोच ये होगा, आप ये चीजें बता सकते हैं, लेकिन वो करना तो आखिर खिलाड़ियों को ही होता है। तो देखिए, दोनों ही बात है कि आप गौतम गंभीर पर जो है उनको जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं कर सकते। अगर जीत के वो हकदार हैं तो हार के लिए भी उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। और दूसरी बात यह भी है कि जितनी उनकी आलोचना हो रही है उतनी आलोचना के वो हकदार भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ रणनीति बना सकते हैं, फील्ड पर काम खिलाड़ियों को करना होता है। तो ये दोनों ही चीज है और ये सामंजस्य बिठाने की जरूरत भी है। और देखिए, एक बात और भी दिखता है कि कई बार जो है क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये बातें भी कहते हैं कि टीम का कप्तान या कोच उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी टीम अच्छी होती है, क्योंकि खेलना टीम को होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस प्रेजेंट टीम में आप अभी ही उठा लीजिए कि रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो और रविचंद्रन अश्विन हो, तो इस प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनेगी या नहीं बनेगी?
उनकी जगह तो बनेगी ना, तो इसमें से 3 खिलाड़ी तो निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब कि 3 तो बस एडजस्ट किए गए हैं इस टीम में, प्लस आप शुभमन गिल को इसमें जोड़ लीजिए तो वो 4 के 4 खिलाड़ी इस प्लेइंग 11 में शामिल हो जाएंगे और इसमें से 4 निकल जाएंगे। तो ये भी देखना होता है कि जब आप ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं तो आपकी वो ताकत नहीं रह जाती, आप इन्वेस्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि घर पर इन्वेस्ट करना ज्यादा समझदारी का काम होता है। तो वही काम किया गया, लेकिन वही होता है कि जब आपका दिन ठीक नहीं चल रहा होता है तो इस तरह के परिणाम आते हैं। यह बात भी सच है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट कम खेलते हैं, तो जो यहाँ के विकेट का मिजाज है वो भी उतना ही जानते हैं जितना कि विदेशी खिलाड़ी आके अब जानते हैं, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी भी अब 3 महीने तो आईपीएल खेलने के लिए 2.5-3 महीने भारत में ही रहते हैं। तो आपको आईपीएल का अपना फायदा है तो अपना नुकसान भी है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो आपको फायदा पहुंचा रहा है तो टेस्ट क्रिकेट में उसका नुकसान भी आपको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अब कोई भी क्रिकेटर जो है ज्यादा देर रुककर बल्लेबाजी करना पसंद नहीं करता। तो इसलिए मेरा मानना है कि गौतम गंभीर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, वो उनको लेनी होगी, चाहे जीत की हो चाहे हार की हो। और दूसरी बात ये कि उनकी अति आलोचना भी ठीक नहीं है, जिस तरह से सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या सिर्फ गंभीर जिम्मेदार है? टीम का कप्तान भी तो है, चाहे वो रोहित शर्मा थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, चाहे शुभमन गिल थे अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, हालांकि वो उसमें नहीं थे, उसमें भी ऋषभ पंत को ही आप जोड़ लीजिए तो ऋषभ पंत है कप्तान। तो जितने जिम्मेदार कोच हैं उतने ही जिम्मेदार कप्तान भी हैं, और कप्तान भी उतना ही अच्छा जितनी कि उसकी टीम अच्छी। तो फिर अल्टीमेटली ले देकर बात जो है वो टीम पर आती है। और कहना पड़ेगा कि इस पूरी सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने एक टीम के रूप में प्रदर्शन किया है, जबकि भारतीय टीम ऐसा कर पाने में असफल रही है। चलिए, तो इस वक्त जिम्मेदारी लेने का वक्त है, चाहे वो टीम के कोच हों या फिर टीम के कप्तान हों। बड़ी हार मिली है और 25 सालों के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत का घर में आकर क्लीन स्वीप किया है, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। क्रिकेट प्रशंसकों में निराशा है, अपने घर में जब टीम हारती है, लगातार 2 मुकाबले हारती है और अगर टीम का क्लीन स्वीप होता है तो जाहिर सी बात है मायूसी होगी। हालांकि टीम इंडिया इन चीजों से सीखेगी और आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी, आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।